हेलो नमस्कार, मेरा नाम है खुशवंत पतनानी और आप इस वक्त देख रहे हैं फिजिक्स विद पतनानी। लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द सेशन फॉर द डे। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार अंडरस्टैंडिंग से जो हमने लास्ट क्लास में डेवलप की थी, राइट। उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में अगर कोई वेरिएबल फोर्स वर्क करे तो उस वर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो फंडा सीखा था। बिकॉज देयर आर सम न्यू पीपल इन द क्लास, हम लोग लाइक फ्रॉम दी लास्ट क्लास हम लोग क्या करते हैं, उस अंडरस्टैंडिंग को फिर से देखते हैं। तो सपोज हमारे पास एक्स और वाई में इस तरह से ग्राफ दिया हुआ। लेट्स से ये वाई एक्सिस है, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है और फिर पॉइंट सी चला जाता है। इन पॉइंट ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। पॉइंट ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। दिस इज 2,0, राइट। दिस इज 2,2, राइट। और ये है 0,2। ठीक। अब किस तरह से ट्रैवल हो रहा है, ऐसा कुछ फर्स्ट ए से बी और फिर बी से सी, यू, राइट। तो अब जब इस तरह से वो ऑब्जेक्ट फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो जो फोर्स काम कर रहा है ऐसा करने के लिए उस फोर्स की ऐसी वैल्यू दी है। लेट्स से एफ इज इक्वल टू -x²। सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ, उसके बाद थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। -y² आई कैप प्लस ठीक है सर। एक्स वाई सर जे कैप। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। वो Let's try to see if this thing continues. How is it now? मेन स्क्रीन तो क्लियर दिख रही है ना? यस सर, अब क्लियर है। यस सर, अब क्लियर हो गया। स्क्रीन फोटो भेजो स्क्रीन का, है ना। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम एक फोर्स है, राइट, विच इज गिवन इन दिस मैनर, ठीक है। उसके आई और जे कंपोनेंट या कह लो एक्स और वाई कंपोनेंट दिए हैं। कह रहा है वो पॉइंट ए से बी जाता है, फिर उसके बाद बी से सी किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है। आपको बताना है व्हाट इज द वर्क डन इन दिस एंटायर प्रोसेस। तो हमने वर्क डन को अभी तक जो पढ़ा था वो था इंटीग्रल ऑफ एफ टी एक्स। लेकिन ये कब तक होता है, जब जो तुम फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स या तो एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है या वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर एक्स डायरेक्शन में काम करता है तो हम ऐसा लिख लेते हैं, वाई डायरेक्शन में काम करता है तो यूं लिख लेते हैं। लेकिन द रियल फॉर्मूला इज दिस, देखना। जनरली हम क्या लिखते हैं, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला वर्क यानी कि जिसको हम इंटीग्रेशन के जरिए निकाल रहे हैं वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, वो ऐसा आता है। लेट्स से अगर एक वेरिएबल फोर्स कुछ कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करता है फॉर डी आर डिस्प्लेसमेंट, तो हम लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, ऐसा। सच दैट जब तुम इनका इंटीग्रल लो ऑन बोथ साइड्स तो दिस बिकम्स वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर। और इस एफ डॉट डी आर को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, हम जानते हैं कि फोर्स को तुम कैसे लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस एफ वाई जे कैप। और डी आर को कैसे लिख सकते हो, डी आर इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब हुआ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स टाइम्स आई कैप प्लस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन वाई टाइम्स जे कैप। ठीक। वंस यू हैव रिटन दिस, सब्स्टिट्यूट करो। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट लोगे इन दोनों का, डॉट प्रोडक्ट कैसा आता है, कोई भी दो क्वांटिटीज का, लेट्स से ए आई कैप ए डॉट बी कर रहे हो, तो सपोज इनकी जो वैल्यूज हैं, राइट, इंडिविजुअल वैल्यूज, लेट्स से ए इज A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और B इज B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप। तो क्या हो जाएंगी वैल्यूज, A1 B1 प्लस A2 B2। ठीक। अब कैसे हुआ, अगेन आई डॉट आई का डॉट प्रोडक्ट इज 1, आई डॉट जे का डॉट प्रोडक्ट इज 0, है कि नहीं। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते चलो तो जवाब आते जाएंगे। ठीक। So work done will therefore be equal to fx dx plus fy dy, दोनों के ऊपर आ रहा है इंटीग्रल, ठीक है। तो अब इंटीग्रल क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है डिफरेंशिएशन की तरह, तो वर्क डन विल बी इंटीग्रल ऑफ fx dx
प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डी वाई। एक बार ये समझ में आ गया तो सोल्यूशन अपने आप निकल के आएगा। ठीक, सो लेट्स सॉल्व इट हियर। बस ये वाला अंडरस्टैंडिंग बस क्लियर रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हो सकता है तुम्हारे वाले पेपर में आ जाए लाइक 1 ईयर लेटर, तो बी रेडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है। तुमको ऐसे डीसी पांडे में भी सवाल मिलेंगे, आई थिंक उसके एग्जाम्पल्स में होंगे, आई बिलीव। देखो, सो ये हुआ क्वेश्चन। इसलिए मैं कहता हूँ कि डीसी पांडे रोज आदत बनाओ, 10 सवाल अपन को बनाने ही है, ऐसा है ना, 10 क्वेश्चंस एवरी डे। ये शुरुआत के लिए, एक बार जब हैबिचुअल हो जाओगे और समय और बचने लगेगा तो 10 से 20 कर दो, 15 कर दो, ऐसा। जितना बच्चा रोज बना रहा है ना, वो बंदा या वो बच्चा तेजी से हर दिन ग्रो कर रहा है इन हिज कॉन्सेप्ट्स, इन हिज अंडरस्टैंडिंग, अप्रोच, एवरीथिंग। कई बच्चे बोलते हैं सर हमें से अप्रोच नहीं लगती, मुझे समझ में तो सब आ जाता है। तो अप्रोच तभी लगेगी जब आप रोज बनाओगे, ठीक है। तो ये हुआ 0,2, ये है 2,2, ये है 2,0। अच्छा, अब जब ये हो गया क्लियर, तो अब अपन ने क्या करना है, क्वेश्चन में फोर्स दे रहा है, क्या वैल्यू दिया है फोर्स की, -y² आई कैप, -y² आई कैप प्लस XY जे कैप, प्लस XY जे कैप। हमें करना क्या है, वर्क निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो our solution is work done is equal to इंटीग्रल FDR, जिसका मीनिंग है इंटीग्रल FX dx प्लस इंटीग्रल FY dy, है ना। तो अब तुमको एक एक रूट के लिए निकालना पड़ेगा। तो लेट्स से हम लोग पहले निकालते हैं A से B के लिए। क्या करोगे, तो F वर्क इज इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर Fx की क्या वैल्यू है, -y², है ना, तो -y², ये, ठीक है। द क्या बोलूं उसको, पड़ोसी ऑफ आई कैप या कोफिशिएंट ऑफ आई कैप इज कॉल्ड एज -y कैप, -y², यहाँ पे, या x कॉम्पोनेंट, इसको अपन बोलते हैं y², ये जानते हो है कि नहीं। सो दिस इज Fx व्हाइल दिस इज Fy। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यूज डालोगे तो -y² dx प्लस XY dy। ठीक, आगे बढ़ोगे तो अब यहाँ पे क्या वेरी करना है, जब dx है तो देखो x कैसे वेरी हो रहा है व्हेन यू गोइंग फ्रॉम A टू B, राइट। सो A टू B में क्या x कैसे वेरी हो रहा है, देखो हो रहा है क्या, पहले तो यहाँ 0x, यहाँ 2 है, तो मतलब x वेरी हो रहा है, राइट। तो फ्रॉम A टू B x वेरीज फ्रॉम 0 टू 2। देखो y वेरी हो रहा है क्या, y तो 2 से 2 ही है, राइट। तो देयर इज नो वेरिएशन इन y इज फ्रॉम 2 टू 2। तो y के लिए जब लिमिट्स डालोगे तो इट विल बी फ्रॉम 2 टू 2, राइट। और x के लिए लिमिट कैसी है, 0 से 2। ठीक, तो व्हेन यू, चाहे तुम जो भी आंसर निकाल लो लेट्स से यहाँ पे, और x की क्या वैल्यू है अलोंग दिस a से b में, x तो वेरी होगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे x इज वेरिएबल, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस x इज कांस्टेंट। तो सपोज ये आ जाता है y²/2, है ना। अब y²/2, यहाँ से तुम 2 से 2 करोगे तो अल्टीमेटली कैसा आएगा, 0। तो इसको इतना एक्सपैंड ना करके, जब भी कभी हायर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होती है तब अपन लोग इसको 0 मान लेते हैं। और मैंने x क्यों बाहर निकाला था, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है वो y है ना। तुम लोग एक इंटीग्रेशन पढ़ोगे, उसको अपन बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन या पार्शियल डिफरेंशिएशन। अभी उसका यहाँ यूसेज नहीं है, मैं इसलिए बहुत ज्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है, लेट्स से अगर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल के साथ कोई दूसरा वेरिएबल है तो वो बाहर आ जाता है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट है, मतलब x इज नॉट वेरिंग विथ y, हम ऐसा मान के चले, कोई कांस्टेंट रिलेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तुम्हारे लिए फंडा ये है, ऊपर नीचे लिमिट सेम हो तो वो इंटीग्रल 0 होगा,
ठीक, एरिया अंडर द कर्व एक स्ट्रेट लाइन के नीचे एक या एक स्ट्रेट पॉइंट के नीचे कैसा होगा, जीरो, है ना, कुछ ये मतलब वो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है ना, वो कैसा है, कांस्टेंट है कि नहीं। देखो y की वैल्यू कांस्टेंट है, व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम a टू b, जो y वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, y 2 का 2 है, राइट। देखो यहाँ लिखा भी है अपन ने, तो y को कांस्टेंट वैल्यू डाल दो, कितना हो जाएगा 2, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, इसकी जगह -2 स्क्वायर इंटीग्रल dx फ्रॉम 0 टू 2, ठीक। तो -2 स्क्वायर मतलब -4 बाहर निकालो, इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, हमेशा याद रखो, भूलना नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इज x, ठीक। अगर ऐसा समझ में आ रहा है तो आगे क्या करोगे, -4 इंटू एक्स, उसके बाद लिमिट्स डालोगे 0 से 2, क्या हो जाएगा, -4 इंटू 2 -0 विच इज -8, ठीक। तो ये आ गया -8 जूल्स। ये कितना वर्क है, ये वो वर्क है जो ए से बी जाने में लगा, लेट्स से वर्क ए बी, ऐसा ही वर्क निकालोगे फॉर बी टू सी। जनरली इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, ऐसा जनरली आईआईटी के पेपर में आएगा, जो एआई ट्रिपल ई में आएगा उसमें दे विल ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स, जनरली, हमेशा ऐसा नहीं होगा, दे विल ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू द सिंपलर क्वेश्चन, जो मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में दिया था, है ना, उसको भी देख लेता। वो वाला क्वेश्चन में कुछ अगर इशू आता है तो पूछना, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, ठीक है। तो फ्रॉम बी टू सी वर्क डन कैसे करोगे, फिर से वही करो, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई, ठीक। अब क्या करें, अब देखो बी से सी जब जाते हो तो एक्स और वाई कैसे कैसे वेरी हो रहा है, एक्स है 2 से 2, मतलब एक्स का कोई वेरिएशन नहीं, वाई है 2 से 0, लिख लो इसको अपने पास, ठीक है, इजी हो जाएगा बस। So when you're going from B to C, x का वेरिएशन इज 2 to 0, है कि नहीं, ये 2 to 2, x का कोई वेरिएशन नहीं है, तो 2 to 2, और y का वेरिएशन इज 2 से 0, ठीक, 2 to 0। एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं है ना, कुछ भी आ सकता है अपन को। फिर क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कितना था, -y² लिख लो, -y² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई कितना है, एक्स वाई डी वाई, एक्स वाई डी वाई, है ना। अब वैल्यूज डालो, x की है 2 से 2, y की है 2 से 0, ऐसा है ना, हमेशा लोअर से अपर जाते हैं, ठीक है। अब ये वाला टर्म कैसा हो जाएगा, 0। नेक्स्ट वाला टर्म क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू, अच्छा अब देखो x जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, x इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 2 अलोंग द पाथ BC। तो हमने क्या करना है, हमने इस x की जगह 2 डालना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy 2 से लेकर 0, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। तो हमने क्या सीखा है, जब भी कांस्टेंट हो वो इंटीग्रेशन के कैसा आ जाता है, बाहर, ठीक है, इसको बाहर ले आओ। मतलब नेक्स्ट स्टेप में वी विल हैव 2 इंटीग्रल y dy। अब हम लोगों ने क्या सीखा है, इंटीग्रेशन सबको याद है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx कितना होता है, x पावर n प्लस 1 होल बाय n प्लस 1, ठीक। 50 बार कर चुके हैं, आई होप सबको याद है, नहीं याद है तो प्लीज़ इंटीग्रेशन की क्लास देखो और रिवाइज कर लो। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ देखो और रिवाइज करो, क्योंकि अभी अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ऊपर एकदम अच्छी पकड़ होना, ठीक है। तो ये हो गया 2 से 0, 2 से y² बाई 2, 2 से 0, ये कैसा हो जाएगा, y², 2 से 0 मतलब 0² माइनस 2² है ना। अब y की जगह पहले 0 डाला, फिर 2 डाला, फिर उसको लिमिट्स को सब्ट्रैक्ट किया, है ना, मतलब जो भी हमारा वैल्यूज थी, वी गॉट -4 जूल्स। तो तुमने टोटल वर्क पूछा जा रहा है ना, इन द पाथ A to B to C, ठीक है। सो इन द पाथ A to B to C टोटल वर्क पूछा जा रहा है ऐसा। तो तुमने पहले एक पाथ का निकाला A से B, फिर दूसरा निकाला B to C, तो उसको अब लिख दो, यहाँ पे आया -8, फिर आया -4, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B टू C विल बी वर्क डन फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू C, कैसा हो जाएगा, -8 प्लस -4 इज इक्वल टू -12।
ठीक, ये मेथड अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी और लेक्चर देखा था और ये क्वेश्चन क्लियर अगर हो रहा है, ठीक है, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, तो हैंड रेज करो। यस क्लास, जल्दी से। ये मेथड और ये क्वेश्चन अगर क्लियर हो रहा है तो प्लीज हैंड रेज करो। जस्ट क्लियर, लिखना लिखा नहीं है कोई बात नहीं, अगर क्लियर हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है तो प्लीज हैंड रेज करो। ठीक है, तो देयर आर टू सर एक पीपल, डाउट है राहुल और कार्तिक है। हाँ हाँ राहुल पूछो। सर, इसमें दोनों टाइम माइनस की साइन क्यों है? मतलब क्यों है? क्यों से मैं क्या बोलूँ, देखो जब भी कभी वर्क डन नेगेटिव है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है और नेट डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रही है, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो क्यों का जवाब यही है कि बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फोर्स जो मैंने चुना है। मतलब समझ रहे हो, मैंने यहाँ पे -y² चुना है, हो सकता है यहाँ पे मैं xi कैप प्लस yj कैप चुनता तो ये नहीं आता। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द फोर्स एंड द पाथ अलोंग विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, बिकॉज वर्क डन इन दो चीजों पे डिपेंडेंट है, इसीलिए। ठीक है, ओके सर। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन किस ढंग से आपको अप्रोच कर रहे हैं। और इन जनरल अगर कांस्टेंट फोर्स है, उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो मैं कहूंगा वर्क डन पॉजिटिव होगा। और अगर लेट्स से कांस्टेंट फोर्स में ही अगर वर्क जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैं कहूंगा वर्क डन नेगेटिव। ठीक है, अब ये वाला ये वाली बात क्लियर हो रही है क्या राहुल? ओके सर। है ना? ठीक है, राइट। ओके कार्तिक, आप पूछो। सर क्लियर है। हाँ ठीक है, ग्रेट। हाँ कार्तिक, क्लियर है, ठीक है, राइट। सो नाउ दैट इज क्लियर, एक काम करें, अगला वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था, कई सारे लोग शायद वो ट्राई ना कर पाए हों, तो एक थोड़ा सा टाइम देते हैं, उस क्वेश्चन को ट्राई करो, उस क्वेश्चन को लगाओ, वो तुम्हारे टेस्ट में नहीं आ रहा है, डोंट वरी। ठीक है, उसको ट्राई करो। इन केस देयर आर फर्दर डाउट्स, अपन उस पर वर्क करते हैं अगली क्लास में। अगेन थोड़ा सा पहले आना और डाउट पूछ लेना, राइट? कि बनाना है, सो चलो उस आखिरी एक क्वेश्चन को बना लेते हैं। मैं एक्चुअली सस्पेंस नहीं तोड़ना चाह रहा था उन बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं किया है, बट कोई बात नहीं, अपन कर लेते हैं। अगर आपने, काफ़ी टाइम था, कल का दिन बस है, आज का दिन था, 2 दिन थे आपके पास, चलो ठीक है। देखो, सो अगला क्वेश्चन क्या लिखता है जो हमने लास्ट क्लास में होमवर्क लिया था। होमवर्क क्या था? आई थिंक इट वॉज अ जेई क्वेश्चन, नो? क्वेश्चन क्या था भैया? मैंने एक्चुअली आप लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें प्लान की है इसीलिए। हाँ, सो क्वेश्चन ये था, इट वॉज फ्रॉम जेई 2020। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि अपने पास एक फोर्स है विच इज गिवन एज -xi कैप, राइट, प्लस yj कैप। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ए है और इस जगह है पॉइंट बी। क्वेश्चन कहता है पॉइंट ए इज गिवन एज 1,0 और बी इज गिवन एज 0,1। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स। ठीक, हमें कहा जा रहा है व्हाट इज द वर्क डन। ठीक है, तो क्या करोगे फिर? वही फंडा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, है कि नहीं? अब अगला काम करना है कि हमें इसको, ये है हमारा एफ एक्स और ये अपना एफ वाई, है ना? तो सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो। इसमें सिर्फ एक ही पाथ है, पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने दिया था उसमें 2 पाथ थे, है ना? सो दिस वाज y, दिस वाज x। मैंने इसलिए थोड़ा सा अपन को एडवांस लेवल का क्वेश्चन करा दिया। वो उस तरह का क्वेश्चन जेई एडवांस के मैच द कॉलम्स में या फिर मल्टीपल चॉइस में, है ना, जिसमें मोर देन वन करेक्ट होता है, ऐसी जगह पर आने लायक है। लेट्स से उसमें एक ऑप्शन दे देगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इतना, ये एक ऑप्शन आ जाएगा। फिर वर्क डन फ्रॉम बी टू सी इज इतना, ठीक है, और एक और ऑप्शन आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी टू सी इज इतना। तो अब इनमें से बहुत कोई भी एक या दो वैल्यू सही देगा, दूसरी गलत देगा, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं फॉर योर जे एडवांस के पेपर में, राइट। तो इसलिए मैंने तुम लोगों को हर स्टेप सिखा दिया कैसे अपन को अप्रोच करना है। अगला देखो, सो लेट्स टेक दिस अप। यहाँ पे दिया है माइनस एक्स आई कैप, राइट, प्लस इंटीग्रेशन वाई डी वाई, राइट। अच्छा नहीं, सॉरी, दिस इज एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई। चलो अब आगे इसको करते जाओ। क्या हो रहा है, जब आप a से b जा रहे हो तो x कैसे वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to 0, और y कैसे वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, और x वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to 0, है ना, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करते जाओ, इसका इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स कैसी लगेगी 1 से 0, हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स कैसी लगेगी 0 से 1, सब्सटीट्यूट करते हैं माइनस 0, ठीक है, और माइनस बाहर ले लेते हैं, 0 स्क्वायर बाय 2, राइट, माइनस 1 स्क्वायर बाय 2 विच इज प्लस 1 बाय 2, और यहाँ आ जाता है 1 बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, राइट, विच इज 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 विच इज 1g, ठीक है। मतलब आई थिंक उसका ऑप्शन सी था जो मैंने आपको दिया था लास्ट टाइम। तो ये हो गया अपना आंसर। तो देखो ये क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व हो गया। तो एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आते हैं जेई के क्वेश्चन में जो जल्दी सॉल्व हो जाए, क्विकली बनने वाले। बच्चे उल्टा सोचते हैं कि अरे यार ये तो बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, क्या लिखते हैं, ओके आंसर आ गए थे, ठीक है, राहुल का आंसर आ गया था, कूल। चलो ये क्लियर हो गया क्या क्वेश्चन सब लोगों को? अगर हो गया है तो हैंड डाउन करो। इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर प्लीज ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। ठीक है, कॉपी करना है तो कर लो, वैसे मैं चाह रहा हूँ खुद से करो, तो अप टू यू। आंसर लिख लो, ट्राई करो, नोट्स तो रहेंगे ही। थोड़े सा डेरिवेशन देखें तो अपन ने ना तुम्हारे बुक में एक काफी सही चीज है कि सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूअस फिगर्स हैं अगर, तो उनके लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वन ऑफ द वेज इज इंटीग्रेशन, है ना। तो इंटीग्रेशन रिवाइज किया है क्या सबने थोड़ा सा? हालांकि समझ जाओगे बट रिवाइज करोगे तो और अच्छे से समझोगे। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। अपन लोग पहले ले रहे हैं केस ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग। देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज यहां पर हम ले रहे हैं केस ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग। काफी आसान है, देख लो। ठीक है, तो आपने एक सेमी सर्कुलर रिंग ली, ठीक, ये आपके एचसी वर्मा में मिल जाएगा, ठीक है। सपोज अगर एक बार फिर पढ़ना हो तो सपोज इस तरह से एक रिंग दी हुई है, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग है। तो सेमी सर्कुलर है इसलिए इसके नीचे का पार्ट अपन गायब कर देते हैं, ऐसी कुछ, ठीक। अब इस रिंग में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, इसकी पेरीफेरी के अलोंग या इसके सर्कमफ्रेंस के अलोंग, है ना। और हमें कहा जा रहा है बताइए भाई इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है। तो क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज नॉट वेरी मच यूनिफॉर्म, मतलब अलोंग द रिंग तो यूनिफॉर्म है बट अलोंग द प्लेन यूनिफॉर्म नहीं है, है ना। तो हमको समझना पड़ेगा कि कैसे इसका मास वेरी कर रहा है। तो हम ये करते हैं, या इसका सेंटर ऑफ मास किस जगह प्लेस्ड होगा, तो हम वो डिटरमाइन करने के लिए रिंग के सेंटर को ओरिजिन मान लेते हैं। ओवर हियर लेट्स से दिस पॉइंट इज ओरिजिन, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अब हम लोग एक बात जानते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, मैंने क्या बताया था, कभी भी एक सर्कल है उसका तुम लोग जो कोई भी एक आर्क बनाते हो, लेट्स से थीटा एंगल की, सपोज ये ऐसा एक सर्कल है बड़ा सा, ठीक है, उसकी अपन ने एक आर्क बनाई है ये। तो अगर ये आर्क लेंथ को मैं एस कहता हूं, जितना एंगल ये सेंटर पे सबटेंड कर रही है, सपोज वो थीटा है और इस सर्कल का रेडियस आर है, तो आर्क की लेंथ को सर्कल के रेडियस और इस एंगल के टर्म्स में लिखा जा सकता है, जो एंगल ये आर्क सेंटर पर सबटेंड कर रही है।
सो आई कैन राइट एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक, सो अगर आप करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो आई विल हैव डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक, मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि r एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि r तो चेंज नहीं हो रहा, आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन थीटा चेंज हो जाएगा अगर मैं एक लाइन को एक जगह रखूं और दूसरी लाइन को वेरी करता जाऊं। तो ये s तब थीटा बढ़ गया, फिर यहां रखूं तो फिर ये s और फिर थीटा बढ़ गया, है ना। तो s के वेरी होने से, या कह लो थीटा के वेरी होने से s वेरी होता जाता है ना। तो हमने कहा कि लेट्स से s इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा s को, तो आया ds बाय डी थीटा इज r, है ना। और ds को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर डी थीटा। ठीक, इस इक्वेशन से डी थीटा को ऊपर ले गए। एक बार ये समझ में आ गया, उसके बाद हमने क्या किया, सपोज मान लिया कि इस रिंग में टोटल मास m है और इसकी टोटल लेंथ l है। अब रिंग की लेंथ मतलब उसका सर्कमफ्रेंस, तो एक पूरे सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो एक रिंग के लिए सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, उसका हाफ, दैट इज पाई आर। इसका मतलब रिंग की लेंथ को, ध्यान से सुनना, रिंग की लेंथ को मैं उसके रेडियस के टर्म्स में लिख सकता हूँ। ये जो रेडियस है r, इसके टर्म्स में रिंग की लेंथ को अपन लिख सकते हैं l इज इक्वल टू पाई आर। ठीक, अब हम लोग एक यहां पर छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ये रिंग का, ठीक, जिसका अपन मास मान लेते हैं है dm। ठीक, और इसकी लेंथ है ds, ऐसा, ये लेंथ है ds। ठीक है, और क्या, ये वाला जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल, ये थीटा है। ठीक है, दिस एंगल इज डी थीटा, ये वाला जो ये ds सबटेंड कर रही है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक, और इस ds और d थीटा के बीच में रिलेशन तुम पहले ही सीख चुके हो, है कि नहीं। तो अब हमने क्या कहना है, देखो अब इस ट्रायंगल को देखना जो मैंने यहाँ बनाया है, ये है o, लेट्स से ये है a और ये है b, ये वाला पॉइंट है a, ये वाला पॉइंट है o और ये b। अब इस ट्रायंगल को ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे ये r है, ठीक है, ये a है, ये b है, ठीक, ये o है। तो इस डिस्टेंस को मैं क्या कहूँगा, ये r है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा r cos थीटा, है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा, r sin थीटा। ये तो समझते ही हो, है कि नहीं, अपन ने देखा है x कॉम्पोनेंट y कॉम्पोनेंट, राइट। अच्छा, अब अगली चीज क्या करनी है, अब फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमने सीखा है सबसे पहले तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मास पर यूनिट लेंथ, राइट, इज इक्वल टू dm बाय ds, क्योंकि लेंथ के अलोंग, उसकी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब इस ds को हम क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा। अभी अभी हमने देखा आर डी थीटा, लिखो आर डी थीटा। ठीक है, चाहो तो अभी मत लिखो, समझ लो। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके लिखने से वो ध्यान नहीं दे पा रहा, तो क्लास के बाद समय निकाल के लिखो। ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों को ऐसा होगा कि लगेगा सर हम लोग लिखते लिखते समझ भी सकते हैं, तो ऐसे बच्चे लिखो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास नोट्स आ रहे हैं, तो इससे अच्छा कुछ और एडवांटेज नहीं हो सकता क्लास में कि ध्यान से सुनो, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। तो L बाय M बाय L इज आर डी थीटा। ठीक, कुछ बच्चों को ना लिखते लिखते ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अच्छा, हम क्या जानते हैं, L मतलब लेंथ ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग विच इज पाई आर, तो M बाय पाई आर। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम लोगों का जो स्किल है दैट हैज बीन ऑगमेंटिंग, इंक्रीज हो रहा है काफी समय से, इट्स अ वेरी गुड साइन। M बाय पाई डी थीटा, ठीक, ओके। तो हमारे पास dm यानी कि उस छोटे से एलिमेंट का लेंथ आ गया जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। अब मुझे क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तरीका अपन जानते हैं, क्या होता है सेंटर ऑफ मास का तरीका निकालने का, एक्स डी एम, इंटीग्रल एक्स डी एम बाय इंटीग्रल डी एम, है कि नहीं। x1 m1 प्लस x2 m2, यही तो लिखते हैं, होल बाय m1 प्लस m2। तो जो x1 x2 ऊपर जो सम वम कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, यही तो है। सो कंटिन्यूस जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यहाँ पर आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ठीक, तो जब भी कभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, whenever there is uniform distribution, तब तुम लोग इसको डायरेक्टली 1 बाय m लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 1 बाय m एक्स डी एम।
ठीक, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। dm को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखो dm कैन बी रिटन एज m by pi d थीटा। ठीक है, तो दिस इज 1 by m 1 by pi d थीटा, सॉरी m by pi d थीटा, है ना। अब x थीटा के साथ कैसे वेरी कर रहा है, x क्या है, ये वाला लेंथ x है, मतलब इस a का x कोऑर्डिनेट इज x, ऐसा। ठीक है, इस a का x कोऑर्डिनेट इज x, तो ये यानी कि ये वाला डिस्टेंस OB, समझ पा रहे हो सब लोग, ये वाला डिस्टेंस OB, ये इस पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट है, देख पा रहे हो, ध्यान से देखना, फिर से लिखता हूं, इस A को, ये जो पॉइंट A है, इसका x कोऑर्डिनेट इज OB, y कोऑर्डिनेट इज AB। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज, यहां से देखना, x इज दिस वैल्यू, y इज दिस वैल्यू। ठीक, सो आई कैन राइट यहां से, फिगर से, फ्रॉम द फिगर ऑफ द ट्रायंगल, x is r cos theta x is, ठीक है, और y is r sin theta। एक बार हमें ये क्लियर हो रहा है तो अपन आराम से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 0 से पूरा एंगल इसको रोटेट करना है, मतलब पूरे रिंग के अलोंग जाना है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0, यहाँ पे पहुंचे, सपोज यहाँ पहुंचे तो 90, फिर 120, फिर ऐसा करते हुए 120, और फिर फाइनली यहाँ तक आओगे तो कैसी हो जाएगी 180। ठीक, तो थीटा वेरी कराना है 0 से 180, कहने का मतलब है तुम पूरी रिंग के अलोंग ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स का सम कर रहे हो। ठीक, सो 0 to 180, या चाहो तो पाई, तुम्हारे ऊपर है, 0 to पाई लिखते हैं। ठीक, ओके, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ r, यहाँ पे आ जाएगा therefore this 1 by m, और m कट जाएगा। ठीक है, यह जाएगा इंटीग्रल ऑफ r, क्या था, cos थीटा d थीटा अपॉन पाई, 0 से पाई, है ना। ठीक, तो ये r बाहर आ जाएगा, r बाय पाई, और इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा इज cos थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा विल बी sin थीटा। देखना, sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन sin होगा, सिंपल। तो यहाँ पे आएगा sin थीटा। अब लिमिट्स डालोगे, लिमिट्स में क्या करते हैं, पहले थीटा की जगह पाई, फिर थीटा की जगह 0। जो बच्चे भूल गए हैं उनके लिए यहाँ लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। और दूसरी बात, साइन ऑफ, हालांकि बता चुके हैं अपन, 0 इज 0, साइन ऑफ पाई बाय 2, मतलब साइन 90 इज 1, साइन पाई इज 0। ठीक है, सपोज किसी को याद ना हो तो, और वैसे इसको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है। अच्छा, आर बाय पाई इंटू साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ 0। ठीक है, विच इज आर बाय पाई साइन ऑफ पाई, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है, लेट मी चेक कहाँ गड़बड़ आ रही है। हाँ, वैसे सही है, 0 ही आना चाहिए। x अगर 0 आ रहा है xcm, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास y एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज xcm is equal to 0, which means center of mass y axis के along lie कर रहा है, lies along y axis। अब y axis के along कहाँ lie कर रहा है, ये बात फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब अभी जो हमने x के साथ किया सेम चीज y के साथ करोगे। मैंने ये चीज क्यों कराया, इसका एक रीजन है, मैं समझाता हूँ।
अब 0 ही आना तो सर आपको तो पता था, तो फिर क्यों करवाया, रीजन था। पहले देखते हैं कुछ और। YCM जब भी सिमेट्रिकल बॉडीज होती है ना, तो उनके सेंटर में लाई करता है अलोंग दैट लाइन, मतलब जिस लाइन के अलोंग जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, उसके अलोंग हमेशा सेंटर ऑफ मास लाई करता है। इसको एज अ नोट लिख सकते हो, यहीं पे लिख लो तो याद रहेगा। नोट इज फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज, फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज, जो कि अभी अपन ने प्रूव किया है ना कि एक सिमेट्रिकल बॉडी है, इसके लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब जो लाइन इसको दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में तोड़े, उसके अलोंग ही सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे कहीं लाई करेगा। तो फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज सेंटर ऑफ मास लाइज अलोंग लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लिख लो। विच इज अ बट ऑब्वियस थिंग है ना, दोनों तरफ मास एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ना इधर हो सकता है सेंटर ऑफ मास, ना इधर हो सकता है, एकदम बीच में लाई करेगा, इसीलिए तो वो सिमेट्रिकल बॉडी है। तो सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, बस इतना पढ़ना है। चलो, वंस वी आर डन राइटिंग दिस, अपन लोग YCM फाइंड आउट करते हैं। सो YCM हो जाएगा इंटीग्रल YDM होल बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए इंटीग्रेशन ऑफ DM को तुम डायरेक्टली M लिख सकते हो, चाहो तो सब्स्टिट्यूट करो, आंसर वही आएगा, ठीक है, ट्राई कर सकते हो उसको, सीखा हुआ है अपन ने, है कि नहीं, ट्राई करोगे तो आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर DM की जगह हमने क्या लिया था, M बाय पाई डी थीटा, ठीक है, तो वही लिखते हैं 1/m। y की जगह क्या आ जाएगा, देखो y की जगह आ जाएगा r साइन थीटा, यहाँ देखो सब लोग r साइन थीटा है ना, तो वील पुट r साइन थीटा हियर इंस्टेड ऑफ y, ये, और इसके जगह dm की जगह m बाय पाई डी थीटा। अब डी थीटा आ गया तो थीटा की लिमिट्स डालोगे, क्या है, पूरे रिंग को कवर करना है, सेमी सर्कल को, तो 0 से पाई, ठीक है। अब क्या करोगे, अच्छा मैं इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे लिए चेंज कर सकता हूँ, सपोज एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हमने रिंग को अब ऐसा कर दिया, मतलब 3/4 रिंग हो गई, तो अब यहाँ पे 0 से यहाँ पे 270 या 3π/2 तक थीटा वेरी करेगा, बस लिमिट्स बदल जाएगी, फिर से तुम सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे। हो रहा है सबको क्लियर, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट, मतलब क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखो थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना वो चीज बहुत जरूरी है ना। हो सकता है ऐसा कह दे कि ये इस तरह से है, देखो ऐसा, कि यहां से लेट्स से ऐसा दे दे, ये थीटा, ये इस थीटा को दे दे वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री सपोज, तो इसका मतलब यहाँ पे तुमको 0 से शुरू करना है, 0 से 90 है ना, उसके बाद बाकी के 90 में 60 कम मतलब 30, तो मतलब अब की बार 0 से 120 डिग्री, और 120 मतलब 2π/3, तो अब तुमको थीटा को वेरी करना है 0 से 2π/3 तक। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, आज इस तरह की एकदम ओपन रिंग दे दे, ठीक है, सेमी सर्कल दे दे, टोटल रिंग दे दे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको सर ये अपने अकॉर्डिंग, एक 120 मिनट कैसे एक होगा? मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुनो, पहले सुनो मेरी बात। तो जब भी कभी ऐसा दिया हुआ है, बीच में मत काटो करो यार राहुल, मुझे एक या तो हैंड रेज कर दिया करो या बोल दिया करो कि सर कुछ बोलना है, जो भी, उसके बाद मैं, बिकॉज व्हेन आई एम स्पीकिंग आई माइट द फ्लो माइट ब्रेक एंड यू माइट नॉट बी एबल टू कंप्लीटली गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है, जस्ट रुक जाओ, थोड़ा रुको। अच्छा, अब जब भी कभी ऐसा दिया है तो हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ वेरिएशन आ सकता है, 0 से 120 हो सकता है, राइट, 0 से 180 तो अपन देख ही रहे हैं, है कि नहीं, और भी हो सकता है, 0 से 270 आ सकता है, हो सकता है 270 के बाद थोड़ा सा कवर कर ले, इस तरह से। हाँ राहुल पूछो। सर ये 120 से ज्यादा होना चाहिए, 180 से ज्यादा, ये जो आपने लिखा है 120। अच्छा ओके, ऐसा क्या, ओके ओके ओके, कर लो। सो अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को, 120 मतलब आई वुड हैव ड्रॉन इस तरह का टाइप, समथिंग लाइक दिस, ऐसा,
अब हो जाएगा 120, ठीक है, दिस इज 120 और सपोज दिस वुड हैव मेंट कितना हो जाएगा ये, लेट्स से यहाँ से अपन ने 60 लिया, सो दिस इज 180 प्लस 30 है ना, विच इज 220। अब ठीक है, नॉट 120, 220। ठीक है राहुल, खुश? हाँ, चलो 220 मतलब तुम अपने हिसाब से उसको पाई में कन्वर्ट कर लोगे, और पाई में कन्वर्जन जानते हो राहुल कैसे करते हैं? यस सर। कैसे करते हैं बताओ? 0 से 220 डिग्री, हाँ हाँ बोलो। हमने पाए हमने पाए में 30 डिग्री ऐड करना है, मतलब पाई बाय 6 ऐड करना है, क्या हो जाएगा बोलो? यस सर। सर 7 पाई बाई 6। गुड, गुड, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास अलग अलग वेरिएशन हो सकता है, राइट? 0 से 2 पाई बाय 3 हो सकता है, 0 से 7 पाई बाय 6 हो सकता है, 7 पाई बाय 6 का मतलब हो गया 220, ठीक। सर 210। हाँ 210, 210 राइट, 210, 210, 180 प्लस 30 ना, 210, ठीक है। तो अपन अपने हिसाब से वेरिएशंस कर सकते हैं अलग अलग तरह की, कूल, अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। अब यहाँ से आगे बढ़ोगे तो 1/m कैंसिल आउट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है, r/पाई लाइक लास्ट टाइम। अब की बार अंदर इंटीग्रेशन और साइन थीटा डी थीटा इज रिमेनिंग, 0 से पाई, ठीक। तो बस सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस होता है माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस, इसीलिए आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 0 से पाई। सपोज अगर याद नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ठीक, मतलब यहाँ पे डी थीटा आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। और ये भी याद रखो कि कभी अपन ने करना है कॉस ऑफ 0 इट इज 1, कॉस ऑफ पाई/2 इज 0, और कॉस ऑफ पाई विच इज -1, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर दोगे जब भी जिसकी भी जरूरत पड़े, तो r/पाई, अब क्या करोगे, माइनस कॉस पाई, माइनस चाहो तो बाहर निकाल लो, ठीक है, अच्छा कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो कैसा हो जाएगा, माइनस r/पाई, कॉस पाई इज -1, कॉस 0 इज 1, तो ये हो जाएगा 2r/पाई, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि YCM मतलब ऑन द y एक्सिस 2r/पाई डिस्टेंस की दूरी पर somewhere over here at a distance 2r/पाई, अगर r हमारा रेडियस है तो 2r/पाई की दूरी पर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। हो रहा है ये क्लियर सब लोगों को? किस किस को क्लियर हो रहा है? कैन आई हैव रेज ऑफ हैंड्स? ये इंटीग्रेशन किस किस को क्लियर है? ओके, डाउट्स हैं? चैतन्य, कार्तिकेय एंड विराज, हाँ विराज पूछो। सो वहाँ पे जो आपने लिमिट्स जब डाले, आई मीन जब वैल्यूज डाले सब्स्टिट्यूट किए, तो वहाँ पे माइनस निकाले तो अंदर प्लस आएगा ना एक जगह? नहीं, मैंने अभी क्या किया, सीधा माइनस को बाहर ले लिया पहले ही, ये यस इसको भूल जाओ। जैसे यहाँ पे -r/पाई कॉस थीटा ले लिया, ठीक। अब मैंने लिमिट सब्स्टिट्यूट किया है, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, माइनस को जस्ट का तस्ट रखा बाहर। ओके सर। हुआ क्लियर विराज? देखो मैंने माइनस यहाँ पर इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करने के बाद लूं या पहले लूं उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ माइनस साइन को बाहर ले लिया और उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या है, तुम उसके बाद भी करते, लेट्स से जैसा तुम बोल रहे हो वैसा भी करके देख लो, तो ये ऐसा हो जाता, देखो दिस वुड हैव बीन माइनस कॉस पाई, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, ठीक है, विच वुड हैव अगेन बीन माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, यस सर। ठीक। ओके ओके। फिर से आंसर आता -1 प्लस 1 विच इज 2, तो अभी भी तो 2 ही आया है,
हुआ क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके। हैंड रेज कर दिया जिसको भी क्लियर हो गया है। हाँ, पूछो कार्तिकेय। सर हैंड रेज नहीं हो रहा है सर, कोई बात नहीं, ठीक, क्लियर है। कोई बात नहीं, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को लिखना है क्या सबको पूरा? आपके पास नोट्स हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको देख लो, अच्छे से देखो। मैं एक बार फिर से स्क्रीन पे सिर्फ देखो मैंने क्या किया, रिवाइज करो एक बार। लिखने की हड़बड़ मत करो, यू विल हैव द नोट्स। पहले देखो मैंने क्या किया, हैव अ लुक, आई बी देयर, आई नरेट मैंने क्या किया। सबसे पहला काम हमने मास पर यूनिट लेंथ लिखा, राइट, व्हिच इज दिस। अगला काम हमने किया, डीएम की वैल्यू लिख दिया, उसको आगे बढ़ाया, फिर इंटीग्रेट किया, ठीक है, वी गॉट टू दिस इक्वेशन। फिर हम लोग और आगे बढ़े, वी केम टू दिस पॉइंट, हम लोग इंटीग्रेशन किया हमने, यहाँ पर एक्स सी एम का फॉर्मूला लिखा एंड वी वेंट अहेड विद द प्रोसेस, ठीक है। नॉर्मल इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस होता है साइन, और ये सब सिंपल फॉर्मूलेज थे, सब्स्टिट्यूट किया, गॉट द आंसर एक्स सी एम 0। इससे हमें ये समझ में आया कि जब भी कभी सिमेट्रिक फिगर है, जैसे कि ये था, राइट, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, द एजेंडा इज मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है ना, किसी एक पूरे प्लेन में मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, वो किसी भी तरह का हो सकता था। लेट्स से अगर हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल होता जिसमें एक प्लेन ट्रायंगल है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास खोजना होता, तो यहाँ पर भी वो इसके अलोंग लाई कर रहा होता, समझ रहे हो? तो वैसे ये सेंट्रॉइड के अलोंग लाई करता है, ज्योमेट्रिक सेंटर्स मैंने तुम लोग को लिखा होगा शायद, फॉर प्लेन लैमिना, है ना, प्लेन लैमिना के लिए ज्योमेट्रिक सेंटर्स पे लाई करता है। तो अगर तुम्हारे पास एक ट्राइंगल दिया हो तो ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर लाई करेगा उसका सेंटर ऑफ मास। एक ऐसा ट्राइंगल जो प्लेनर फिगर है, प्लेनर मतलब उसका कोई लेंथ लेंथ ब्रेथ तो है लेकिन डेप्थ नहीं है। और वैसा ही हमने एक और क्वेश्चन देखा, विच वाज मतलब एक और इसका सेकंड पार्ट देखा कि हमने वाई सी एम निकाला है ना, तो वो कम्स टू बी 2r/π। सो a similar understanding goes for एक सेमी सर्कुलर प्लेट। मतलब तुमने एक प्लेट लिया और उसको सेमी सर्कल के फॉर्म में रख दिया। सो लेट मी ड्रॉ इट। सपोज ऐसा कुछ है, एक प्लेट लिया, सर्कल है, इसको हाफ कर देते हैं, तो ये आपका एक सेमी सर्कुलर प्लेट है सपोज। ठीक, इस प्लेट के लिए भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास। मैं इसको हाफ करता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा तुम लोगों के लिए ऊपर छोड़ता हूँ, थोड़ा ट्राई करो, नहीं बनता है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सेमी सर्कुलर प्लेट, ठीक। अच्छा, अब फिर से वही करना है। मान लो कि ये बना हुआ है एक इसके सेंटर पर देयर इज ओरिजिन, है ना। अब हमने क्या करना है, इस केस में भी वही मानना है कि ये बहुत सारी रिंग्स से बनी हुई है। खुद ही सोचो, अगर मैं ऐसी बहुत सारी पतली पतली रिंग्स प्लेस करते जाऊंगा ऑफ वेरिंग रेडियस, अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, सेमी सर्कुलर डिस्क, है ना, या प्लेट भी बोल सकते हैं, डिस्क भी बोल सकते हैं। तो लेट मी टेक वन रिंग ऑफ इट, एक सेमी सर्कुलर इसकी ऐसा रिंग ले लेता है ऐसा। ठीक, अब इसका सपोज रेडियस है r, राइट, एंड वी हैव द thickness of the ring as dr. So let this thickness be dr. Suppose अब मैं इस रिंग को लेता हूँ, ऐसे खोल देता हूँ, ठीक है। सो नाउ दिस रिंग्स बिकम समथिंग लाइक ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसकी थिकनेस कैसी है, dr, ये वाली थिकनेस इज dr, और इसकी लेंथ कितनी होगी एक रिंग के लिए जिसका रेडियस r है, सेमी सर्कुलर रिंग, पाई r। तो इस रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, सपोज उस एरिया को मैं डी ए लिखता हूँ, डी ए मतलब एक छोटा सा एरिया, बिकॉज एक एलिमेंटल रिंग है ये, मतलब एक बड़ी सी सेमी सर्कुलर प्लेट का एक छोटा सा हिस्सा, इसीलिए डी ए, और इसका एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज पाई आर डी आर, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि एक सेमी सर्कुलर प्लेट है, तो यहाँ पे क्या होगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एरिया। पिछली बार क्या हो रहा था, यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन था
विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, क्योंकि एक लीनियर ऑब्जेक्ट था, ये ऐसा सिर्फ एक लीनियर ऑब्जेक्ट है, ऐसा पतली सी रिंग थी, ठीक है, इसकी थिकनेस वाज इनकंसिडरेबल, ये कुछ था ही नहीं, ऐसा मान के चल रहे थे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक प्लेनर सरफेस है, तो इसमें एरिया के साथ मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। याद है मैंने बताया था 3 तरह की चीजें हो सकती है, लीनियर, प्लेनर और वॉल्यूमेट्रिक। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ प्लेनर ऑब्जेक्ट, इट इज लाइंग ऑन अ प्लेन। तो ऐसे केस में मास का डिस्ट्रीब्यूशन इज कैन बी देयर विथ रिस्पेक्ट टू एरिया। So we'll write, let's say mass is total mass is m and total area is a. This can be written as dm by d. ठीक, तो हम लोग यहाँ केस में dm को क्या लिख सकते हैं, मास बाय टोटल एरिया टाइम्स ऑफ dA। dA को तुम r के टर्म्स में लिख चुके हो, ठीक है नहीं, यहाँ पे dA को तुम r के टर्म्स में लिख चुके हो, और कितना लिखे हो, और इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। लेट्स से अगर इसका हम लोग रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R, ठीक है, तो टोटल एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर बाय 2, करेक्ट, पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कल है, हाफ है, और यहाँ वील हैव पाई आर डी आर। कैंसिल आउट करते हैं कुछ टर्म्स को, सो दिस बिकम्स 2m, राइट, पाई आर स्क्वायर आर डी आर, ठीक, क्या है ये, dm है, ठीक। अब हमने क्या करना है, लाइक लास्ट टाइम वी कैन राइट, हम लोग एक चीज समझ रहे हैं, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक, तो इसका मतलब XCM कैसा आएगा, 0, ये तो ऐसे ही समझ में आ गया, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी अबाउट y एक्सिस, ठीक है, तो y एक्सिस पे लाई करना चाहिए, मतलब XCM विल बी 0 बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी अबाउट y एक्सिस, ठीक है, अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस पे लाई करेगा और y एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब XCM 0 होगा। अच्छा, अब YCM कैसे निकलेगा, लाइक लास्ट टाइम, राइट द फॉर्मूला इंटीग्रेशन XDM होल बाय इंटीग्रेशन DM, एंड फॉर यूनिफॉर्म फिगर्स इंटीग्रेशन DM इज 1 by m। ये था हमेशा ट्रू फॉर ऑल यूनिफॉर्म फिगर्स, ठीक है। तो अब इसीलिए ऐसा किया, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सॉरी यहाँ नहीं, x नहीं y आएगा, राइट। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड, राहुल तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया था कि नहीं? हाँ सर। पक्का? ऐसा तो नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि बीच में मत बोलो तो नहीं पूछ रहे हो, पूछो, लेकिन थोड़ा सा एक वो पॉज लेके, वरना आई माइट गेट चीज। बस क्लियर हो गया था पक्का? हाँ सर, क्लियर है। हाँ चलो ठीक है, गुड। यहाँ देखो वाई डी एम, राइट, तो अब वाई क्या है, वाई इज द सेंटर ऑफ मास या लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फॉर दिस रिंग। ये जो हमने रिंग बनाई है इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं रिंग का सेंटर ऑफ मास या YCM कितना होता है फॉर द रिंग, y का वैल्यू फॉर द रिंग अभी अभी हमने निकाला, कितना आ रहा था देखो, 2r by pi, राइट। तो क्या करोगे यहाँ पे, 2r by pi is the location of center of mass on the y axis for this ring, ठीक है। यहाँ पर इस रिंग का लेट्स से यहाँ लाई कर रहा है, तो ऐसे इसकी बड़ी वाली रिंग का यहाँ कहीं लाई करेगा, ऐसे सब सारी रिंग्स के सेंटर ऑफ मास को तुम बेसिकली कंसिडर कर रहे हो इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे y की जगह यू विल बी सब्स्टिट्यूटिंग 2r by pi, और dm की जगह क्या डालोगे, 2m by r square r dr, ठीक। सो कैंसिल आउट द कॉमन टर्म्स, हमारे पास क्या आ रहा है देखो, 4 by r square pi, अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा r square dr, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं इसको 4 by pi r square r क्यूब, अपन इसको कहाँ से लेंगे, 0 से कैपिटल R। देखो इसमें अलग अलग रिंग्स हैं, जो हर रिंग का एरिया हर रिंग का जो रेडियस है वो बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे इस वाले जोन में R इज इक्वल टू 0 है, और जो सबसे बड़ी रिंग बनेगी, सबसे हाईएस्ट रिंग, उसका जो रेडियस होगा लेट्स से वो यहाँ बनती है, ठीक है। तो इस रिंग के लिए जो रेडियस होगा दैट विल बी द लार्जेस्ट, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू कैपिटल R। मतलब इंटीग्रेशन का यूज कब होता है, जब तुम बहुत सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को या एक बड़ी सी रिंग, एक बड़े से प्लेट को छोटे छोटे रिंग्स में बांट देते हो, ठीक है। सो यहाँ पे वील टेक दिस अप एज r स्क्वायर का, सॉरी r क्यूब
बाई 3, पहले आर क्यूब बाई 3 आएगा, है कि नहीं, फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन करोगे which will give you r cube by 3 minus 0 cube by 3, right, which will cancel हो जाएगा, plus times of 4 pi r square. अब cancel out करो common terms को, तो ये r square और ये r, you will have 4r by 3 pi. ठीक, तो एक सेमी सर्कुलर प्लेट के लिए सेंटर ऑफ मास लाई करता है 4r by 3 डिस्टेंस पर फ्रॉम द बेस, मतलब यहां पे देखना, ये इस जगह समवेयर ओवर हियर, ऐसा ऐसा इतना ऊपर लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो लेट्स से यू वांट टू मेक द प्लेट, मेक इट एंड मार्क इट। ये तुम्हारी प्लेट है, सेमी सर्कुलर है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस अबव ऐसा, विच इज 4r by 3 pi। तुम्हारा सेंटर ऑफ मास लाई करता है कब, जब इसका रेडियस आ रहे थे। एग्जाम में ट्रिक प्ले करते हैं, मैं बताता हूँ क्या। क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है, पहले लिखना चाहोगे तो लिख लो। अगर अच्छा मुझे बताना समझ में आ गया क्या, अगर समझ में आ गया है तो हैंड डाउन करो, डाउट है तो हैंड रेज कर लो। ओके तेजस, हाँ तेजस पूछो। मुझे ये नहीं समझ आया कि पिछले सब में भी अपन रिंग लिए थे, इसमें भी रिंग, लेकिन यहाँ पे फिर एरिया क्यों लिए और लास्ट में पिछले सब में लेंथ दिए। पिछले सम में रिंग थी, इसमें डिस्क थी या प्लेट थी। पिछले केस में तो एक ही रिंग थी ना, अब के केस में एक पूरी प्लेट है तेजस। यस सर। और उस प्लेट को मैंने माना बहुत सारी रिंग्स से बनी हुई है, वन प्लेट। सो कैसे समझाया तुमको, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, प्लेनर। है ना। अब मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, ऐसे देखना है, लेंथ के अलॉन्ग लीनियर। हाँ यस सर। अब देखना, अब मैं इसको ऐसा टर्न कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये नेग्लिजिबल थिकनेस की रिंग दिख रही है तुमको, जिसकी यस लेंथ तो है लेकिन इसका कोई एरिया नहीं है, सही कह रहा हूँ। यस सर। ऐसी ही बहुत सारी रिंग्स को तुम लगाते जाओ लगाते जाओ ऑफ वेरिंग रेडियस, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, एक बड़ी सी प्लेट। ये वो प्लेट है। फर्स्ट वाले केस में ऐसी एक रिंग थी, सेकेंड वाले केस में ये वाला एरिया भरा हुआ है, मतलब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अलोंग द, मतलब सेकेंड वाला केस इज समथिंग लाइक दिस। हो रहा है क्या, मैंने जो बात बोला वो पॉइंट क्लियर, यस सर। यस कि सर। मास का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया। एक केस में तुम्हारे पास गंदा हो रहा है ये, बट चलेगा अभी के लिए, थोड़ा सा जुगाड़ू काम है बहुत। देखो वी आर हैविंग, ये सेकंड केस है, ठीक है, दिस इज द सेकंड केस। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इसका कहीं लाई कर रहा है। अरे ये वाली चीज तुम लोग स्कूलों में करते हो, तुम लोग देख, पता नहीं, हम लोग तो करते थे। तुम लोग ने एक कॉपी ली और उस कॉपी को कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, पता नहीं तुम लोगों ने किया है कि नहीं, ऐसा घुमाते हैं इस पे, किया है क्या, किसी ने किया है क्या ये काम, ऐसा लेके उसको एक Yes, sir. पॉइंट पे घुमाना। ये बस वही है। तो बेसिकली तुम अगर इसको इस पॉइंट पे आराम से घुमा पाओगे, अगर इस पॉइंट पे तुमने ऐसा पकड़ लिया तो बैलेंस हो जाएगा ये यहाँ पे, ऐसा, ये कहने का मतलब है ऐसा, समझ रहे हो। यहाँ पे तुमने रखा है तो ये बैलेंस हो जाएगा, तुम इसको घुमाते जाओ ऐसा, जो भी, मतलब यू कैन, इट्स वेरी इजी टू रोटेट एनी ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। क्यों होता है, इसका रीजन होता है टॉर्क वहाँ पे जो लग रहा होता है दैट इज जीरो। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये फिसल जाएगा, लेट्स से देखो फिसल गया, लेकिन अगर एकदम सेंटर में रखूँ तो फिसलने के चांसेस कम हो जाते हैं।
अभी हवा चल रही है, थोड़े मेरे ऊपर फैन ऑन है, तो थोड़ा चांसेस हैं फिसल जाएगा, बट अदरवाइज इट वोंट स्लिप, इट विल स्टे हियर ऐसा। ठीक हुआ क्लियर तेजस? यस सर। ओके, और कुछ? राहुल, एनी अदर डाउट्स दैट रिमेन? नो सर। कार्तिकेय, कुशल? नो सर। चलो ठीक है, इफ नो तो आज तैयार हो सब लोग टेस्ट के लिए कल? कब ले लूं टेस्ट बताओ? ये हो गया सेमी सर्कुलर डिस्क। उसके बाद जो मैंने बनाया है हेमिस्फेरिकल शेल, इसके लिए यू हैव इट एज r/2 एंड नेक्स्ट वन के लिए होता है 3r/8। ये है सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड का मतलब है अंदर मास है, ठीक है। ये है हेमिस्फेरिकल शेल, शेल मतलब इनसाइड से हॉलो, हेमिस्फेरिकल शेल। ऐसी चीजें अपन जब अभी ग्रेविटेशन देखेंगे उसमें आएगा। ठीक, ओके। तो ये है अपना जो भी ज्योमेट्री है उसका मीनिंग, किस तरह की ज्योमेट्री है ये, ठीक। और ये है उसका लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये उसका फिगर। मैं तुम लोगों को एक कॉल जल्द करूंगा, ठीक है। आई होप तुम लोग रोज अपने स्पीड को मॉनिटर कर रहे हो कि पर क्वेश्चन कितना समय लग रहा है, कितनी देर में एक बार में 10 क्वेश्चन बना पा रहे हो कि नहीं, जो कि बहुत जरूरी है। अगर अभी सुधर गए और अभी वो काम कर लिया तो सपोज किला फतेह है, सपोज अभी वो काम नहीं किया, टालते गए तो अपन बहुत लंबी बाजी से चूक जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है यार प्लीज, है ना। तो उस पर थोड़ा सतर्क बनो। आई विल पुट अ कॉल टू एवरीवन सून इनफ टू गेट टू नो द प्रोग्रेस, कि कहाँ पे अपन पहुंचे हैं और उसमें मेरी क्या सहायता की आवश्यकता है आपको, राइट। हाउ डू यू थिंक आई कैन बी ऑफ योर हेल्प। चलो, तो अब यहाँ पे इसको लिख लो अपने पास एवरीवन। लेट मी सी, एक और प्रॉब्लम था, आई थिंक मैंने तुम लोगों को बताया था इन द लास्ट क्लास। एक मैन है ना, वो वॉक करता है, वो वॉक करता है और थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। तो दिस मैन इज बेसिकली स्टैंडिंग ऑन अ प्लैंक या फिर एक बोट। सपोज कई बार बोट के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है ना, मैन एंड बोट प्रॉब्लम। तो बिकॉज मैन वाज स्टैंडिंग ऑन वन साइड ऑफ द बोट, तो सेंटर ऑफ मास जहां भी था, और क्योंकि मैन आगे वॉक कर रहा है, तो बाहर से मैन और ब्लॉक के सिस्टम पर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। फिगर याद है? इस तरह से था ये एक फिगर, ऐसा कुछ है, ठीक। मैन इज स्टैंडिंग हियर, ठीक है। मैन का मास इज गिवन एज कैपिटल एम, दिस इज स्मॉल एम। Now what happens is man starts walking towards right. So because man is walking towards right, धीरे धीरे the man is moving. तो center of mass को उसी जगह रखने के लिए लेफ्ट वाले तरफ थोड़ा ज्यादा मास था, है ना। तो वहां लेफ्ट मास को ज्यादा रखने के लिए लेफ्ट साइड पे प्लैंक थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। तो प्लैंक कुछ इस तरह से पीछे चला जाता है। तो मैन एक्चुअली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूरा एल डिस्टेंस नहीं चला है, लेकिन प्लैंक के रिस्पेक्ट में वो एल डिस्टेंस चल चुका है, समझे। मैन यहां आ गया है, लेकिन जहां पे वो पहले था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसका डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द प्लैंक। बट क्योंकि वो प्लैंक पे एल डिस्टेंस चल चुका है, तो उसको लग रहा है कि मैं एल डिस्टेंस आगे बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली प्लैंक थोड़ा सा पीछे खसक गया है। ये पार्ट समझ पा रहे हो सब लोग, कि सेंटर ऑफ मास उसी जगह पर रहेगा, देयर विल बी नो शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास। उसको उस जगह पर रखने के लिए प्लैंक थोड़ा सा पीछे खसक जा रहा है, कुछ इस तरह से कि यहाँ जो नीचे सरफेस है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो बहुत आराम से उस तरफ खिसक जाता है, ठीक। दिस इज कॉल्ड मैन एंड प्लैंक प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व होता है? सपोज आपने इसको ओरिजिन मान लिया, ठीक। बहुत सिंपल फंडा है, ध्यान से समझना। लेट्स से प्लैंक जो है वो x डिस्टेंस से पीछे खसक गया और तुम लोग वही x डिस्टेंस निकालना चाहते हो। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, मैन प्लैंक के एक लेंथ से दूसरे लेंथ पर ट्रैवल किया है, और मैन ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट इज l, क्वेश्चन कह रहा है।
So what is the distance by which the plank moves in the backward direction, and why does it move? To make sure that the center of mass does not move, यानी कि center of mass अपनी position पर ही रहेगा. क्यों? Because the net external force on the system is zero, which implies there is no shift in the center of mass. Center of mass does not move. या उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है कि नहीं? पहले भी वो जीरो, मतलब उसका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ बेसिकली. दिस मीन्स देर इज नो चेंज इन द मोमेंटम. मोमेंटम कांस्टेंट है. तो अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है ना, अगर इनिशियली मोमेंटम जीरो है तो फाइनली भी मोमेंटम कैसा रहेगा? जीरो. तो इसका मतलब क्या हुआ? देर इज नो चेंज इन द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. मोमेंटम जीरो है मतलब वेलोसिटी नहीं मिली सेंटर ऑफ मास को. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, मतलब सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव. आई होप ये कॉन्सेप्ट अपन को क्लियर हो गया था, है ना? तुम्हारी बुक में इस चैप्टर में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस करो अच्छे से. तुम लोग बोलोगे तो अपन कल टेस्ट नहीं, कल रेगुलर क्लास रख लेते हैं, बट अच्छे से प्रैक्टिस करो. हमें ये एक्स डिस्टेंस कहा जा रहा है, ठीक है? ये एक्स डिस्टेंस पीछे मूव हो गया. वी नीड टू फाइंड आउट ये एक्स कितना है, ठीक? तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पहले फाइंड आउट कर लो. कैसे करोगे? सेंटर ऑफ मास विल बी, ये ओरिजिन है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? m1 x1, राइट, प्लस m2 x2 होल बाय m1 प्लस m2. अब प्लैंक के लिए, क्योंकि वो एक लीनियर ऑब्जेक्ट है सपोज, तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना दूर लाई करेगा? l/2 डिस्टेंस पे. उसका खुद का सेंटर ऑफ मास, दोनों के सिस्टम का नहीं. ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ द मैन एंड प्लैंक सिस्टम. मैं कह रहा हूं सिर्फ प्लैंक के लिए उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करेगा l/2, और टोटल ये मैन और प्लैंक का मिला के xcm पे लाई कर रहा है, ठीक? अच्छा, वो यहां कहीं होगा आई बिलीव, देखते हैं. तो अब बस वैल्यू डालो. मैन कहाँ खड़ा हुआ है? मैन ओरिजिन पे ही खड़ा है, तो मैन के लिए जीरो, और प्लैंक के लिए दिस इज l/2. ये वैल्यू स्मॉल m, ये वैल्यू कैपिटल M. मैंने माना वन ऑब्जेक्ट इज मैन, सेकेंड ऑब्जेक्ट इज प्लैंक, ठीक? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा? m इंटू जीरो प्लस स्मॉल m इंटू l/2 होल बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m. दिस रिजल्ट्स इनटू m बाय ml बाय 2m प्लस m, ठीक? ये लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है. जब मैन दूसरी तरफ चला गया तब भी सेंटर ऑफ मास यही रहेगा. तो सेकेंड केस में सेंटर ऑफ मास निकालो और बस दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक? तो सेकेंड केस में अब की बार ये हो गया केस 1, ठीक है, दिस वन. केस 2 में सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? देखो फिर से वही फॉर्मूला लगा है, ठीक है? तो अब की बार मैन, ठीक है, और मैन कितना दूर चला गया? देखो इस जगह से वो कितना दूर है? l माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लेंथ इज l, x डिस्टेंस पीछे, मतलब ये l माइनस एक्स हुआ, तो l माइनस एक्स डालो, ठीक है? ओरिजिन से इतना दूर है, प्लस स्मॉल m. अब पूरे प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? फिर से l/2 डिस्टेंस की दूरी पर, करेक्ट, राइट? लेकिन कहाँ से l/2? फ्रॉम हियर l/2, राइट? l/2 from any one of the edges, right? From any one of the edges. Let's say over here. तो अगर ये अपना l/2 है, राइट, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? निकालो. कैसे निकालोगे? खुद ही सोचो. ये पूरा डिस्टेंस l माइनस एक्स है, ये l/2 है, सब्ट्रैक्ट कर दो l माइनस एक्स माइनस l/2, राइट? तो ओरिजिन से प्लैंक का सेंटर कहाँ पे है? प्लैंक का सेंटर विच इज x2 की वैल्यू, ठीक है, जो मैंने ये बनाया है, ये x2 है. सो दिस विल कम आउट टू बी, x2 विल बी प्लैंक का सेंटर which is l minus x minus l/2, which is l/2 minus x, ठीक है? तो यहाँ आएगा l/2 minus x whole by m plus m. क्या करना है? दोनों को इक्वेट करना है कि नहीं? इक्वेट करोगे जब दोनों को xcm and xcm, you solve it further. जब इक्वेट करके सॉल्व करोगे you will get x is equal to capital M L by m plus m.
इसका मतलब द प्लैंक शिफ्ट्स बाय L by X डिस्टेंस बैकवर्ड्स, ठीक है, M by L, sorry, ML, M by M. So Planck shifts X distance backwards as man moves L distance forward on the plank. L distance forward on the plank. ठीक है, ये x अपन ने कैलकुलेट करना। ठीक, अब इस तरह का क्वेश्चन तुम लोगों को एक बनाना है। कहाँ बनाओगे? तुम्हारे डीसी पांडे में इसी चैप्टर का यू हैव टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8.7, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8.7, ठीक है, उसमें इसकी वैल्यूज दी हैं, बस बिना देखे बनाना, ठीक है, राइट उसमें भी सेंटर ऑफ मास निकालना, जब शिफ्ट हो जाता है तो सेंटर ऑफ मास फिर निकालना, यू विल गेट द आंसर। ठीक, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन। हाँ तेजस पूछो। सर वो अपने सेकंड केस में जो XCM की वैल्यू लिखी है उसमें डिनोमिनेटर में अच्छा M- एल, ओके ओके ओके, वो दैट इज अ प्रिंटिंग एरर। अब ठीक है। एंड सर ब्रीफ में एक बार फर्स्ट केस को ही वापस समझा देंगे। मैंने फर्स्ट केस में बस सेंटर ऑफ मास निकाला है सिस्टम का। तो सिस्टम इस तरह से है, आपके पास ये प्लैंक है, प्लैंक के एक एंड पे मैन खड़ा हुआ है, ठीक, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, मैन का मास m है, इस प्लैंक के लिए इसका खुद का सेंटर इसके L/2 डिस्टेंस की दूरी पर होगा, ये मानती हो कि नहीं तेजस? यस सर। अब प्लैंक का खुद का मास स्मॉल m है, मैं कह रहा हूं इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करेगा? फॉर्मूला जानती हो, m1x1 प्लस m2x2 होल बाय m1 प्लस m2। कहने का मतलब अगर मैं 1 को मैन मान लेता हूं और 2 को प्लैंक मान लेता हूं तो कैलकुलेशन कैसे होगी? m1 विल बी मास ऑफ द मैन इनटू लोकेशन ऑफ द मैन। कहां पर है मैन इस वक्त? ओरिजिन पे खड़ा है, सही कह रहा हूं? यस सर। तो यहां पर इसका लोकेशन दैट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ द मैन व्हिच इज 0 प्लस स्मॉल m इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लैंक। तो प्लैंक तो अपने आप में फैला हुआ है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? तो इसलिए हम प्लैंक का सेंटर ऑफ मास डाल देते हैं व्हिच इज L/2। मतलब वो ओरिजिन से प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कितना दूर है? L/2 डिस्टेंस दूर है, डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m व्हिच इज स्मॉल m इंटू L/2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m। क्लियर है तेजस? यस सर। और सेकेंड केस में हमने क्या किया? सेकेंड केस में ये पूरा का पूरा सिस्टम शिफ्ट बैकवर्ड, तो क्योंकि सिस्टम ही शिफ्ट बैकवर्ड कर गया तो मैन अगर इस तरह से यहां खड़ा हुआ था, अब प्लैंक देखना, हाँ मैन यहां खड़ा था, मैन आगे बढ़ने लगा लेकिन प्लैंक पीछे जाने लगा ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहे। तो ये जो प्लैंक था इट गॉट शिफ्टेड बैकवर्ड्स। थैंक यू सर। Okay, thank you. Don't get late for your next class. So what I'm saying is second केस में मैन आगे बढ़ जाता है, यहाँ पे पहले केस में वो यहाँ था लेकिन सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम चेंज नहीं होता, लेकिन प्लैंक तो पीछे चला गया, तो प्लैंक का सेंटर ऑफ मास थोड़ा पीछे खसक गया। अब सपोज वो यहाँ से L/2 डिस्टेंस की दूरी पर है, लेट्स से ये L/2 डिस्टेंस है, ठीक, या जैसे वो यहाँ से भी L/2 होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, ये L/2 डिस्टेंस, और क्योंकि प्लैंक पीछे x डिस्टेंस से चला गया, सो आई नो दैट दिस इज x, ठीक, और टोटल डिस्टेंस l है, राइट, तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज l माइनस x, क्योंकि टोटल l है, l माइनस x। तो ये वाला डिस्टेंस जहां पे एक्चुअली इस प्लैंक का सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, राइट, सो दिस विल बी x2, जो पिछले केस में अपन ने डायरेक्टली L/2 लिख दिया था, सो वो x2 तुमको दिख रहा होगा,
will be given by this value minus this value, which is L minus x minus L by 2, जो हो गया L by 2 minus x. ठीक, फिर से वही फॉर्मूला लगाया, XCM is equal to m1x1 plus m2x2 whole by m1 plus m2. अब इसको आगे सब बनाते गए, राइट? क्या हो जाएगा तेजस, बोलो m, राइट? x1 is, अब की बार मैन कितना दूर है फ्रॉम द ओरिजिन, बताओ? L by L डिस्टेंस दूर है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से देखो ना, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कितना दूर है मैन? L by 2। नहीं, x डिस्टेंस पीछे खसक गया प्लैंक, तो ये डिस्टेंस देखो ना कितना है। तो सर वो L by 2 माइनस, नहीं वो तो सिर्फ अरे प्लैंक जहां पे था, प्लैंक L by 2 आप किसके लिए लिखे हो? L by 2 is the distance of the या location of the Planck का center. This is Planck center, not the center of mass of the man and Planck system. खुद ही सोचो ना, अगर प्लैंक का लेंथ L है तो L by 2 डिस्टेंस पे क्या लाई करेगा? प्लैंक का सेंटर। तेजस कंफ्यूजन आ रहा है क्या? तो सर मैन तो एंड में पहुंच गया ना, लेकिन हाँ, मैन एंड में है, अच्छी बात है। यहाँ पे तुमको 1 के लिए मैन की पोजीशन डालनी है, 2 के लिए प्लैंक की पोजीशन डालनी है। तो प्लैंक की पोजीशन कैसे डालोगी? प्लैंक की पोजीशन डालने के लिए प्लैंक का सेंटर ऑफ मास, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कितना दूर है? प्लैंक का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कितना दूर है? ये ओरिजिन है, एक एंड से प्लैंक का सेंटर ऑफ मास L by 2 डिस्टेंस की दूरी पर है, तो ओरिजिन से कितना दूर होगा? L minus x minus L by 2, which is this. yes, और L minus x क्यों लिया है? क्योंकि प्लैंक x डिस्टेंस ओरिजिन के पीछे खसक गया है और ये टोटल डिस्टेंस x था। तो अब मैन जो एंड पर खड़ा है वो L डिस्टेंस दूर ना होकर, अगर वो सपोज ये नहीं खसकता तो L डिस्टेंस दूर होता, लेकिन प्लैंक पीछे खसक गया x डिस्टेंस से, तो क्योंकि वो x डिस्टेंस से पीछे खसक गया इसलिए मैन भी x डिस्टेंस से पीछे खसक गया। अब समझ में आ रही है बात कि मैन इसीलिए L minus x डिस्टेंस पर है rather than L by 2 या जो भी तुम बोल रही हो L। yes sir, now राइट, क्लियर? yes sir, तो अब तुमको मैन की पोजीशन डालनी है और इस ब्लॉक प्लैंक की पोजीशन डालनी है। तो मैन L minus x दूरी पर है फ्रॉम द ओरिजिन, तो यू विल राइट हियर m टाइम्स ऑफ L minus x प्लस प्लैंक का सेंटर यानी कि ये वाला पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर होगा? माइनस एक्स, हाँ, L minus x minus L by 2, बिल्कुल सही, टाइम्स ऑफ मास ऑफ द प्लैंक होल बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, which is m, जो भी तुम कर लेना, ml minus mx प्लस ml by 2 minus mx, ठीक है, होल बाय m प्लस m। अब दिस इज इक्वल टू जो तुम्हारा पहले वाला सेंटर ऑफ मास था, बिकॉज देयर इज नो शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एज देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग। सो व्हेन यू इक्वेट देम, तुम्हारे पास क्या वैल्यू थी? ये था ml by 2 m plus m. So this was ml by 2 m plus m. You equate it to this value, capital M L minus mx plus ml by 2 minus mx whole by m plus m. तो अब कैंसिल आउट होंगे कुछ टर्म्स, ये वाला और ये वाला, सो यू विल हैव ml by 2 is equal to capital ML minus mx plus ml by 2 minus mx. अब ml by 2 gets cancelled, so you will have m x
plus mx is equal to capital M, and therefore x is nl by m plus n. हुआ clear? Tejas? Yes, sir. ठीक है, so this is the shift in the the displacement of the plank backwards. अच्छा, बाकी और भी, I think we have 2 more people waiting, Ayush and Kushal. Clear हुआ क्या आयुष, कुशल? Displacement of the plank backwards. सर मेरे को थोड़ा सा डाउट है अभी भी। पूछो कहाँ है डाउट, पूछो, बोल। सर तो मतलब ओरिजिनल कंडीशन में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा सिस्टम का? यहाँ पे over here, कुशल। यस सर। ठीक है, यस सर। और कुछ पूछो। सर सेकंड स्लाइड एक बार ओपन कर देंगे? ओके, सर वो x2 क्या है वो समझ नहीं आ रहा है। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ द प्लैंक। और सेंटर ऑफ द ब्लैंक ही सेंटर ऑफ मास है प्लैंक का। करेक्ट। x2 खुद ही सोचो ना, अपन प्लैंक का कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, तो इतने बड़े प्लैंक का क्या कोऑर्डिनेट लोगे? उसका सेंटर, ठीक है, यस सर। जो कि किसी भी लेंथ, किसी भी एंड से l/2 डिस्टेंस की दूरी पर होगा। तो अगर प्लैंक l डिस्टेंस का है, तो यहाँ पर क्या लाई कर रहा है? ये प्लैंक का सेंटर है, प्लैंक सेंटर है ये, ठीक है। तो अब ये प्लैंक का सेंटर जो है कि x2 दूरी पर है ओरिजिन से, कितना दूर है ओरिजिन से? तो अगर पूरा का पूरा सिस्टम x डिस्टेंस से खिसक गया है, तो ये वाला एंड इस वाले एंड से l-x दूरी पर है, और इस वाले एंड से तुम्हारा ये वाला प्लैंक का सेंटर l/2 डिस्टेंस की दूरी पर है। तो प्लैंक का सेंटर ओरिजिन से कितना दूर हुआ? l-x माइनस l/2। ओके सर। फिर से बोलूं, सुनो, तुम्हारे पास, नहीं सर समझ गया। क्लियर है? ओके, ठीक। x डिस्टेंस से सेंटर, पूरा का पूरा प्लैंक पीछे खसक जा रहा है। प्लैंक की जो लेंथ है दैट इज l, तो किसी भी एज से प्लैंक का सेंटर l/2 डिस्टेंस पे लाई करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब वो l/2 डिस्टेंस तो एज से लाई कर रहा है, मैं जानना चाहता हूं ओरिजिन से x2 डिस्टेंस यानी कि प्लैंक का सेंटर कितना दूर है, which is l-x माइनस l/2। l-x क्यों लिया? क्योंकि प्लैंक x डिस्टेंस से पीछे खसक गया है, टोटल लेंथ l थी, तो जो लेंथ ओरिजिन के बाद लाई कर रही है वो l-x होगी, हाँ या ना? यस सर। एकदम क्लियर? यस सर। चलो बढ़िया, दिस इज सर तो बेसिकली हम जो ओरिजिनल केस में कैपिटल L को ले रहे थे, वो शिफ्ट होने के बाद l-x हो गया, बाकी सब सेम है। वैसे मत देखो, वैसे मत देखो, ये समझो कि पहले केस में ओरिजिन के बाद जो प्लैंक का लेंथ था दैट वाज l, इसीलिए प्लैंक का जो सेंटर ऑफ मास था दैट वाज l/2। अब x डिस्टेंस से प्लैंक पीछे खसक गया, तो l/2 माइनस x दूरी पर आ गया ना प्लैंक का सेंटर। ये तो सिंपल बात है। Yes. अगर x डिस्टेंस से प्लैंक पीछे खसक गया, तो ये वाला जो प्लैंक का सेंटर था वो l/2 माइनस x पे आ गया, क्योंकि x डिस्टेंस यहाँ से पीछे चला गया। तो अब ये डिस्टेंस कितना बचा? सपोज यहाँ ये x डिस्टेंस है। Yes sir, l/2 minus x. सिंपल है ना ये बात? तो कुशल तुम भी समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। है ना? ये मतलब थोड़ा हो सकता है शुरुआत में इंट्रिगिंग, बट वंस यू गेट दी कॉन्सेप्ट चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। और Yes कुछ sir. पूछो। तो तेजस, पहले केस में तुमको ना ज्यादा सोचना नहीं, इतना सोचना है कि मैन की लोकेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो क्योंकि हमने ओरिजिन को ही यहाँ कंसिडर किया, और ओरिजिन मूव नहीं करता, राइट, क्योंकि ओरिजिन रेफरेंस है, जो रेफरेंस है उसको वहीं रखते हैं जहाँ पे वो है।
तो क्योंकि मैन जहां है वहीं खड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैन का लोकेशन वाज ओरिजिन इनिशियली आल्सो, लेकिन अगर मैन मूव कर गया, ठीक है, तो सेकंड केस में मैन मूव कर गया है, तो वो ओरिजिन से कितना दूर है, वो L माइनस एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है, राइट। भले वो प्लैंक के एक एंड से L डिस्टेंस पे आ गया, लेकिन क्योंकि प्लैंक x डिस्टेंस पीछे खसक गया, इसीलिए अब मैन ओरिजिन से L माइनस एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। डज इट साउंड लाइक क्लियरर नाउ? यस सर। ओके, कुशल महाराज बताइए। सर तो जो मैन का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो L माइनस एक्स है, मतलब जो उसने विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, मतलब यहाँ ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को लगेगा कि यार ये आदमी तो सिर्फ यहाँ से यहाँ चला है, लेकिन उसकी प्लैंक पर डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसने जो कदम चले हैं वो L के बराबर ही हैं, राइट। वो L डिस्टेंस ही चला है, लेकिन क्योंकि जिस सरफेस पे वो चला वो सरफेस ही खिसक के पीछे आ गया। लेट्स से देखो मैं यहाँ चल रहा हूँ, अरे तुमने वो नहीं देखा है क्या जिस पे तुम जिम में वॉक करते हो, व्हाट डू यू कॉल इट? ट्रेडमिल। ट्रेडमिल। तो ट्रेडमिल में तुम हजारों किलोमीटर चल जाओगे, लेकिन क्या तुम्हारी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होती है क्या उस पर? कुशल, नो सर। ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को तो लगता है तुम वहीं खड़े हो, तो थक कैसे सकते हो? समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ, तो ये Yes, ट्रेडमिल हुई एक तरह से, जो सिर्फ एक बार खिसकी। क्लियर हुआ कुशल? यस सर। ट्रेडमिल पर तुम हजारों किलोमीटर चल सकते हो, लेकिन ट्रेडमिल पे तुम फिर भी वहीं खड़े रहोगे, तो बाहर खड़े होने वाले आदमी को लगेगा यार ये तो यहीं खड़ा हुआ है, थक कैसे गया? हाँ, लेकिन तुम तो फिर भी चल रहे हो ना, तुम कई किलोमीटर चल चुके हो। ऐसे ही हुआ है, ये आदमी एक्चुअली L डिस्टेंस चल गया है ना, लेकिन जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी है उसको लगा कि ये आदमी सिर्फ L माइनस एक्स चला, क्योंकि ग्राउंड ही खिसक गया जिस पे वो आदमी खड़ा था। जिस ये आदमी उस ग्राउंड पे नहीं है, मतलब ये आदमी लेक के पीछे खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे खड़ा है। सपोज ये लेक है, ठीक है, ये लेक है, ये आदमी लेक से ऐसा देख रहा है, तो आदमी पीछे आदमी आगे बढ़ रहा है, प्लैंक पीछे खसक रहा है, तो इसको देखेगा यार ये आदमी तो सिर्फ यहाँ से यहाँ खसका, लेकिन एक्चुअली प्लैंक वाला आदमी काफी चल गया, वो पूरा बोट का डिस्टेंस चल गया ना, बट बोट ही पीछे खसक गई। ऐसा हुई बात क्लियर? हाँ सर। तुम तो हर मैं जो जो बोलता हूँ तुम उसके हर स्टेटमेंट में कुछ नया सोच लेते हो। अच्छा सर, तो फिर क्या? हाँ बोलो। हाँ सर तो फिर जो मैन ग्राउंड पे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में बोट के मैन का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? ओके सर। और एक्चुअली वो आदमी ने L कदम चले हैं। अरे को तुम, मैंने ट्रेडमिल वाला एग्जांपल क्यों दिया? ये यही तो हाँ बच्चों सर, ने दिया। वो समझ गया, अरे वो समझ गया वही मैं। तुम्हारे सवाल का जवाब है कि यहाँ पे लेट्स से मैं तुम्हें ट्रेडमिल पे चलता हुआ देख रहा हूँ, तो क्योंकि ट्रेडमिल का बेल्ट मूव कर रहा है, तो तुम्हारी मेरे रिस्पेक्ट में लेट्स से ये ए मैं हूं, तुम ट्रेडमिल पे खड़े हो, तो क्योंकि तुम तो आगे बढ़ रहे हो, तो तुमको तो लगेगा जितनी लंबी ट्रेडमिल है तुम पूरा डिस्टेंस, या जितना ट्रेडमिल घूम के पीछे आई तुम उतना पूरा डिस्टेंस, लेट्स से ट्रेडमिल यहाँ से ये वाला जो पॉइंट था ट्रेडमिल का, तुमने एक डॉट मारा, ठीक है, जब तक वो पॉइंट पीछे नहीं चला गया तुम वॉक करते गए, ठीक है, तो तुमने तो पूरी ट्रेडमिल का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, लेकिन मेरे को ऐसे ही लगा, मैं यहाँ खड़े होकर देख रहा हूँ तुमको, मुझे ऐसे ही लगा कि बी तो वहीं का वहीं खड़ा है। बात समझ में आई? तो मेरे रिस्पेक्ट में तुम बिल्कुल नहीं चले, लेकिन अपने खुद के रिस्पेक्ट में तुम काफी चल गए, जितना प्लैंक का जितना इस ट्रेडमिल का डिस्टेंस था। वही केस यहाँ भी हो रहा है, ये आदमी यहाँ खड़ा था, ये चलते गया चलते गया चलते गया, ये यहाँ पहुंच गया, लेकिन ऐसा करने में जो प्लैंक है वो खुद पीछे खसक गया, ठीक है। तो प्लैंक पीछे खसक गया मतलब प्लैंक यहाँ आ गया, लेकिन आदमी पूरा चला है, उसने ईमानदारी से अपना हर कदम रखा है, ठीक है, तो आदमी यहाँ आ गया, उसके बिना तो तुम पहुंच ही नहीं सकते दूसरे साइड पे, है ना। लेकिन क्योंकि प्लैंक तुम्हारे मोशन को सपोर्ट कर रहा है, प्लैंक पीछे जाता जा रहा है जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सो प्लैंक इज सपोर्टिंग योर मोशन, इट इज हेल्पिंग यू मूव फॉरवर्ड। सो प्लैंक एक्स डिस्टेंस से पीछे खसक गया, तो यहाँ खड़े हुए आदमी को, जो यहाँ खड़ा हुआ है ग्राउंड पे, ठीक है, इसको तो ऐसे ही लगा कि तुम पहले यहाँ थे और अब यहाँ हो, है ना। तो फॉर द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड यू हैव जस्ट मूव्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ L माइनस एक्स, लेकिन एक्चुअली ऑन द प्लैंक
तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया है? L. इसको लिख लो, अगर if this thing is lingering in the mind, लिख लो, man moves a distance of, या covers a distance of, moves तो नहीं, covers a distance of L with respect to the plank, but displacement of the man with respect to ground, let's say ये ground है, is L minus x. हो रहा है क्लियर? यस सर, है कुशल भैया जी, हो रहा है कि नहीं? यस सर। अभी भी दिमाग में कंफ्यूजन है तो उसको लिंगर करने दो, रात को अपने आप को इस क्वेश्चन को देखो और सो जाना। तुम सुबह उठोगे ना, यू विल गेट द आंसर। तुमको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट जोकिंग। जो क्वेश्चन बहुत परेशान करे ना, उसको रात में ध्यान से देख लेना चाहिए। योर माइंड फिगर्स आउट एवरीथिंग, समझ रहे हो? अच्छा, अभी क्लियर हुआ कि नहीं? एक क्लियर पिक्चर मिली? यस सर, क्लियर है। ठीक है, कूल। तेजस, नो डाउट्स राइट? नो सर। ओके कूल, तो आप लोग बनाना शुरू कीजिए फिर। हैं, बनाना शुरू किया कि नहीं कुशल इस चैप्टर यस को? सर, कर दिया। हाँ करो, और टाइम्ड बनाओ, मतलब 10 क्वेश्चन और फिर बनाए, फिर 10 क्वेश्चन फिर बनाए। तेजस यस सर, डूइंग। चलो करो करो, हो जाएगा। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल, तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, कीप डूइंग इट, हो जाएगा सब, राइट? Okay class, thank you very much. I'll send the notes to all of you. Thank you for being a part of the session. Let's catch up tomorrow at some suitable time, right? कल कोई क्लास है आप लोगों की? मुझे बता दो। So I'll नो सर, मेरी तो कोई भी क्लास नहीं थी और होगी भी। okay, आपकी आवाज कट गई। यस सर। Thank you, thank you. सर Thank you.